नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 29 दिसंबर को आई जांच रिपोर्ट में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 4 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 3, RT-PCR के 1 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 5,930 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 104 सक्रिय मरीज हैं। 5,732 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 94 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के भलुआई गांव की महिला ने बिलरियागंज एसओ पर मारपीट करने, जबरदस्ती जमीन कब्जा कराने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची बिलरियागंज थाना क्षेत्र के भलुआई गांव निवासी पीड़िता रमावती देवी ने बताया कि उसका गांव में पैतृक जमीन है, जिस पर पड़ोस में रहने वाले लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची बिलरियागंज थाने की पुलिस ने उसके साथ मारपीट किया और जाते जाते धमकी दे गए कि जल्द से जल्द जमीन की पैमाइश करा लो, नहीं तो जबरदस्ती कब्जा करवा देंगे। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि बिलरियागंज एसओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे पैतृक संपत्ति की ज़मीन है, उसको अवैध कब्जा किया जा रहा है। मैं हैदराबाद अपने बच्चे के पास गई थी। मेरे पति शुगर के पेशेंट है, उनकी इलाज के लिए गए थी। मेरा ज़मीन 2 अक्टूबर को ज़बरदस्ती, मैं नहीं थी, मुझे बिना खबर किए हुए मेरे ज़मीन में ये न मेरे गांव के प्रधान जी थे, न मेरे एरिया के लेखपाल थे। ये बाहरी लेखपाल बुला के मेरी ज़मीन में कब्जा करके और खूंटा गड़वा दी हैं। इसके बाद मुझे खबर मिली तो मैं दौड़ के यहाँ आई। आने के बाद यहाँ दीवानी हुई, स्टे हुआ और इसके बाद कल एसओ साहब आए थे। वो बोल रहे हैं कि जल्दी से 2 दिन में बुला के लेखपाल को नपवा लो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती कब्जा करवाऊंगा या तुम्हारे नेता, नगाड़ी, एसपी, डीएसपी जो भी होंगे सबको मैं देख लूँगा। ये चीज़ धमका के गए हैं, बोले हैं तुम्हारी बुढ़ौती बिगाड़ देंगे। 3-4 थप्पड़ मुझे लगाए हैं, मेरे कान की बाली टूट गई है। लेडीज महिला पुलिस थी, मेरा मोबाइल छीन के ले गई। आजमगढ़ डीएम ने डिप्टी आरएमओ को मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले राइस मिल मालिकों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के राइस मिल के मालिकों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी राइस मिल मालिकों को सख्त निर्देश दिए कि उनको जो भी धान प्राप्त हुआ है उसका CMR तुरंत FCI को प्राप्त कराएं, जिससे कि क्रय केंद्रों से धान की आवक तेज हो तथा CMR भी समय से प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने डिप्टी RMO को उन राइस मिल मालिकों के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिनके द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित राइस मिल मालिकों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। आजमगढ़ नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास के रविंद्र नायक ने पुरानी जेल के पास गोवंश आश्रय स्थल व जिला अस्पताल में बनाए जा रहे कोल्ड चेन सेंटर का किया निरीक्षण। गोवंश आश्रय स्थल के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी द्वारा पशुओं के चारे, पानी व रहने की व्यवस्था आदि का अवलोकन किया गया। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि इस गोवंश आश्रय स्थल में जो भी गर्भवती गायें हैं उनको नियमानुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पशुओं को ठंड से बचाने के लिए गोवंश आश्रय स्थल के शेड पर पुआल रखवाना सुनिश्चित करें। साथ ही जो छुट्टे पशु इधर उधर घूम रहे हैं उन्हें गोवंश आश्रय स्थल में रखना सुनिश्चित करें। कोविड वैक्सीनेशन किए जाने के लिए जिला अस्पताल में कोविड वैक्सीन को सुरक्षित रखने हेतु कोल्ड चेन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कोल्ड चेन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों को समय से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।
आजमगढ़ शहर के अग्रवाल धर्मशाला में जिले के निवासी प्रख्यात शायर शकील आजमी का प्रयास सामाजिक संगठन ने किया सम्मान। बता दें कि शहर के अग्रवाल धर्मशाला में प्रयास सामाजिक संगठन के बैनर तले आयोजित रूबरू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद निवासी प्रख्यात लेखक शायर शकील आजमी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि श्री आजमी का स्वागत प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह व आशीष गोयल द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात मंच की कमान जैसे ही प्रख्यात शायर शकील आजमी को मिली तो उन्होंने गजलों की झड़ी लगा दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रख्यात शायर श्री आजमी ने कहा कि आजमगढ़ मेरी जन्मभूमि रही है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। मुझे इसी मिट्टी पर खड़ा होने में आज गर्व हो रहा है कि मुझसे रूबरू होने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं प्रयास सामाजिक संगठन का, जिसने कम समय में ही मुकम्मल व्यवस्था कर मुझे आप लोगों के दिलों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब भी मन हो, जहां भी मेरी ज़रूरत हो, वहां मैं जनपद के लिए सदैव उपलब्ध रहने का वादा करता हूं। मेरा ताल्लुक़ जनपद की माटी से है और आज वक्त आ गया कि इस ताल्लुक़ को और भी गहराइयों से सींचने की। आज जो मेरे शहर में मुझे ये जो सम्मान मिला है, ये जो मुझे फूल पहनाए गए हैं, ये मेरे लिए बहुत यादगार हैं और इनकी अहमियत बढ़ गई है आज। मतलब मैंने किसी ज़माने में एक शेर कहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़मीन का आदमी हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिन्होंने बहुत कम काम किया है, लेकिन वो अपना काम बहुत बड़ा बना के आंकते हैं। उनके आगे पीछे 2-4 लोग सिर्फ उनका प्रचार करने के लिए रहते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी आडंबर का सहारा नहीं लिया। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं एकदम खालिश आजमगढ़ का आदमी हूँ, ज़मीन का आदमी हूँ और मैंने कभी ये सब नहीं किया। और मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ अपने काम की वजह से पहुँचा हूँ। तो मैंने किसी ज़माने में एक गज़ल में शेर कहा था और शिकायत की थी अपने शहर से। मैं मतलब अमेरिका, कनाडा, आधी दुनिया घूम चुका हूँ शायरी सुनाने के लिए। तो मैंने अपने शहर के लिए कभी एक शिकायत की थी एक शेर में कि तमाम दुनिया की आंखें लगी हैं मुझ पे मगर, तमाम दुनिया की आंखें लगी हैं मुझ पे मगर, मैं अपने शहर को मालूम क्यों नहीं होता। तो मैं आज बहुत बड़ा पेमेंट लेता हूं मंचों पर, लेकिन मैं आजमगढ़ के लिए ना तो मेरा कोई कारोबारी मेरा मामला है, ना कुछ। ये सब जो कुछ आप लोगों ने किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक एजाज़ है, एक अवार्ड की तरह है। और ये जो प्रयास संस्था है और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो इनका परिवार है, और जितने भी आज साहित्यकार दोस्त आए हैं, शायर कवि आए हैं, पत्रकार आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। आजमगढ़ जिले के सलेमपुर गांव के ग्रामीणों ने बीएलओ पर मतदाता सूची में धांधली करने का लगाया आरोप, एसडीएम से की शिकायत। उप जिलाधिकारी सदर कार्यालय पर जहानागंज ब्लॉक के सलेमपुर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि गांव के वर्तमान मतदाता सूची में लगभग 280 नाम विवादित हैं। उस नामों में बहुत से लोग मृत हो चुके हैं। जिन युवतियों की शादी कई वर्ष पूर्व हो चुकी है, उन लोगों का भी नाम शामिल किया गया है। इस बात की शिकायत जब बीएलओ से की गई तो वो उनके द्वारा कहा जाता है कि सब कुछ सही है, हम कोई नाम नहीं काटेंगे, आप जाइए डीएम एसपी से शिकायत कर लीजिए। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि पूरे मामले की जांच कराकर गलत नामों को सूची से हटवाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उसमें बीएलओ जो सूची बनाई है उसमें वो पूरा धांधली की है। उससे हम लोग पहले जब गांव में आ रही थी तो बोल रही कि आप लोग काम कुछ नहीं करेंगे, हमको जो प्रधान है उसकी चाची बीएलओ थी, वो और कैलाश यादव जो कहेंगे हमको वही करना है, आप लोग कुछ भी कहेंगे हमको वो नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसडीएम साहब के यहाँ तहसील दिवस पे मतलब गांव वालों को लेके आके एप्लीकेशन दिए। फिर उसके बाद एसडीएम साहब बोले बीडीओ साहब जांच करेंगे। बीडीओ साहब जांच किए, मतलब उनके नीचे जितने भी अधिकारी थे सबको भेजे, लेखपाल वगैरह को जांच के लिए। सब लोग से हम पूछे तो बोले कि जांच हो रही है, घबराइए मत, सब काम हो जाएगा। और फिर जब कल लिस्ट आई है नई वाली बन के, तो हम जो नाम कटने के लिए दिए थे वो पूरा नाम उसी तरह से पड़ा है
आजमगढ़ जिले के आहोपट्टी गांव के पास दुर्घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के आहोपट्टी गांव निवासी 40 वर्षीय रामदुलारे यादव 2 दिन पूर्व गांव के पास बाईपास मार्ग पर टहलने के लिए निकले थे। उसी दौरान पीछे से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें परिजनों ने जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक ने किसानों के धान क्रय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराने का अधिकारियों को दिया निर्देश। बता दें कि प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग एवं आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश व आजमगढ़ नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गन्ना, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, धान क्रय केंद्र, विद्युत आदि विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान क्रय केंद्र की समीक्षा में यूनियन बैंक के IFSC कोड की मैपिंग न होने के कारण 108 किसानों के धान क्रय का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिस पर नोडल अधिकारी ने LDM, UBI व डिप्टी RMO को निर्देश दिए कि जिन बैंकों में IFSC कोड के मैपिंग की समस्या है, उसे प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर कृषकों का भुगतान तत्काल कराना सुनिश्चित करें। पशुपालन की समीक्षा में नोडल अधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि मनरेगा के अंतर्गत जिन व्यक्तिगत लाभार्थियों को पशुओं के लिए शेड बनवाया गया है, उनको भी पशु उपलब्ध कराएं एवं पशुओं का जो गौशाला में रखने पर 900 रुपये प्रतिमाह मिलता है, इस धनराशि को पशु लेने वाले संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराएं। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने शारदा सहायक खंड 23 के एक्सियन को निर्देश दिए कि जनपद के जिन जिन नहरों में पानी जा रहा है उसकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं जिन नहरों में पानी नहीं जा रहा है उसकी भी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृषि विभाग की समीक्षा में नोडल अधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि कहा कि सभी ब्लॉकों में कृषि रसायन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं एवं बीज केंद्रों पर खाद व बीज की उपलब्धता पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी ने गन्ना क्रय केंद्रों पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक कार्टों को चेक कराने के लिए बाट माप के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा कोविड-19 के वैक्सीनेशन की तैयारी की समीक्षा भी की गई। समीक्षा के दौरान CMO ने बताया कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में हेल्थ केयर वर्कर, द्वितीय चरण में फ्रंट लाइन वर्कर एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं तृतीय चरण में 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों एवं 50 वर्ष से नीचे के गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। 25 साइटों पर कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए नोडल अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि सभी साइटों पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। वैक्सीनेशन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं एवं प्रत्येक कोल्ड चेन पॉइंट पर CCTV कैमरा लगाया गया है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें। आजमगढ़ शहर के एक स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय रंग महोत्सव का हुआ समापन। नाट्य मंचन व नृत्य को दर्शकों ने खूब सराहा। बता दें कि आजमगढ़ जिले के हुनर संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हुनर रंग महोत्सव के आखिरी दिन की रंग संध्या का उद्घाटन अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, बीजेपी नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया। रंग महोत्सव की संध्या रॉक स्टार डांस एकेडमी मिर्जापुर द्वारा आधुनिक समूह नृत्य की प्रस्तुति के साथ हुआ। तत्पश्चात ड्रामाटर्जी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी दिल्ली द्वारा राजेश कुमार लिखित व सुनील चौहान निर्देशित नाटक तफ्तीश का सशक्त मंचन किया गया। राजेश कुमार द्वारा लिखित नाटक तफ्तीश समाज के ऊपर गहरी चोट करता नजर आया। एक विशेष समुदाय को किसी आतंकी गिरोह से जोड़कर जिस प्रकार उसका शोषण करते हैं, इसी के इर्द गिर्द नाटक घूमता रहा। साथ ही दूसरा नाटक मंचन भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित गबर घिचोर की मंचन का भी दर्शकों ने खूब वाहवाही लूटी। समापन के अवसर पर सभी विशेष मेहमानों का अंग वस्त्रों व प्रतीक चिन्ह देकर
सम्मानित किया गया। आज हमारे कार्यक्रम का समापन समारोह है और समापन समारोह के सत्र पे ड्रामेटर्जी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी दिल्ली की राजेश कुमार द्वारा लिखित नाटक तफ्तीश का मंचन हो रहा है। साथ ही अभी थोड़ी देर बाद भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित नाटक गबर घिचोर का मंचन होगा और साथ में सभी कलाकारों को पुरस्कार वितरण, सम्मान और उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत समापन होगा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में खुला अक्सा हॉस्पिटल। नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर समीम ने फीता काटकर किया शुभारंभ। आपको बता दें कि मुबारकपुर के निकट अमिलो जूनियर हाई स्कूल के पास अक्सा हॉस्पिटल का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर समीम अहमद ने किया। उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर समीम अहमद ने कहा कि इस अस्पताल के शुरू हो जाने से आसपास के मरीजों को इलाज में काफी सहूलियत मिलेगी। लोगों को हर तरह की चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल की चिकित्सिका डॉक्टर समा फरहीन ने बताया कि हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी। महिला एवं पुरुषों की समस्त बीमारियों का इलाज अनुभवी चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित प्रत्येक बीमारी का इलाज होगा तथा डिलीवरी की भी विशेष सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन मरीजों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा जिनका धन के अभाव में उनका समुचित इलाज नहीं हो पाता है। डॉक्टर समा फरहीन ने क्षेत्र के लोगों से अपील किया है कि लोग उन्हें सेवा का मौका दें। इस अवसर पर बिलाल अहमद समाज सेवी, डॉक्टर नादिर, जमाल प्रधान आदि मौजूद रहे। आजकल का इलाज होगा, नॉर्मल डिलीवरी, वाजपेयी और सारी महिलाओं से संबंधित सारी बीमारियों का यहाँ पे इलाज गरीब बाहुल क्षेत्र रही है। खुशनामपुर आश्रम पर यथार्थ गीता पाठ के उपरांत भंडारे का हुआ आयोजन, रही भारी भीड़। लालगंज तहसील क्षेत्र के खुशनामपुर ग्राम अंतर्गत श्री परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का परमहंस आश्रम स्थित है। इसमें यथार्थ गीता पाठ के उपरांत करीब 2500 व्यक्तियों की उपस्थिति में भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यथार्थ गीता का पाठ 24 घंटे का आयोजित हुआ। इस अवसर पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से इंद्राज महाराज जी, पप्पू सिंह खुशनामपुर, मोनू सिंह निरहुआ, साधु यादव मेहनगर, कमलेश सिंह तिलखरा, जय सिंह गनीपुर डगरहा, रमेश सोनी मेहनाजपुर, महेंद्र यादव, गुड्डू सिंह, नंदलाल यादव, रामकरण यादव, सुधांशु वकील खुशनामपुर, सेवालाल यादव, रानू सिंह शेखपुर बछौली आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लहुआ कला में पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह का धूमधाम से मनाया गया 71वां जन्मदिन। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा लालगंज के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह का 71वां जन्मदिन लहुआ कला में काफी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला से लाद दिया तथा उन्हें शाल आदि भेंट कर उनका सम्मान भी किया गया। पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें जो स्नेह 71वें जन्मदिन पर मिला है उसके लिए वो सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेमनाथ सिंह ने और संचालन दिवाकर सिंह ने किया। इस अवसर पर ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष आजमगढ़, ऋषिकांत राय जिला अध्यक्ष लालगंज, ननकू राम सरोज, सुखदेव सिंह, सुनील कुमार सिंह डब्बू, मोहम्मद जैद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद सरोज, प्रिंस सिंह, जयदीप श्रीवास्तव, उमाशंकर मिश्र सहित आदि कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पीएम द्वारा शुभारंभ किए जाने का लालगंज में किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी लालगंज के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किए जाने का सहृदय स्वागत किया। इस अवसर पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का भी इजहार किया गया। भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह, दी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष रामनयन सिंह, योगेंद्र राय ने कहा, रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से यूपी को आत्मनिर्भर बनने में काफी सहायता मिलेगी। फ्रेट कॉरिडोर में स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। आज रेलवे के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। ये कॉरिडोर रेल क्रांति का परिचायक है। इससे किसानों, व्यापारियों, छोटे और बड़े उद्योग धंधों को काफी लाभ मिलेगा। किसान अपनी उपज को
को अपने सामान को कम समय में किसी भी मंडी में पहुंचा सकेगा। मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बन जाने से यात्री ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ेगी। गाड़ियां समय से अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचेंगी। ये रेलवे का कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से मुंबई तक बना है। दूसरा रेलवे डेडिकेटेड कॉरिडोर पंजाब से लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक बना है। इन दोनों कॉरिडोरों के प्रारंभ होने से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी तथा इसका लाभ उद्योग धंधों और किसानों को मिलेगा। इस अवसर पर ओम प्रकाश सिंह, नागेंद्र सिंह एडवोकेट, रामनयन सिंह, योगेंद्र राय, सुनील सिंह उर्फ डब्बू, अनिल राजगुप्त, इंद्राज चौहान, प्रवेश राय, आदर्श राय, आनंद राय, प्रमोद सरोज, गगन कश्यप, कृष्ण कुमार मोदनवाल, जयशंकर सिंह आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज मोदी जी ने रेलवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इसके बन जाने से मालगाड़ी की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। मालगाड़ियाँ तिगुना लंबी हो जाएंगी, दुगुना भार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाएंगी। और जो यात्री गाड़ी है जो विलम्ब हो जाया करती थी, अब विलम्ब होने की समस्या कम हो जाएगी और इससे जो है उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा। इस कॉरिडोर का 60% भाग जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात है और एक तरह से यह रेल क्रांति का परिचायक है। रेलवे में परिवर्तन की मोदी जी के नाते जो लहर आई है यह उसका परिचायक है और यह उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा काम करेगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम दिया है, एक अच्छी सौगात दिया है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। इससे हम ओमकार नाथ सिंह प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में कांग्रेस ने देवगांव से लालगंज तक निकाली किसान संदेश यात्रा। सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। देवगांव बाजार से लालगंज तहसील परिसर तक कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान संदेश यात्रा निकाली गई। केंद्र और प्रदेश सरकार को आतताई बताते हुए इसे उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। पदयात्रा को लेकर पुलिस काफी सतर्क दिखाई दी और पूरे समय साथ साथ चलती रही। किसानों के आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को देवगांव में ओमकार नाथ सिंह प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में देवगांव कांग्रेस कार्यालय के पास कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। राष्ट्रगान के उपरांत हाथों में बैनर झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए करीब 6 किलोमीटर की पदयात्रा करके कांग्रेसी तहसील परिसर पहुंचे। इस दौरान अडानी अंबानी की यह सरकार नहीं चलेगी, किसान बचाओ, देश बचाओ आदि जैसे नारे लगाए जाते रहे। नारेबाजी करते हुए यह पदयात्रा लालगंज तहसील परिसर में राज्यपाल को संबोधित 9 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव को सौंपा गया। तत्पश्चात पदयात्रा समाप्त हुई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार ने कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि गरीब किसानों की जमीन और एमएसपी आदि मुद्दे को लेकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का भाजपा सरकार कुचक्र रच रही है। अपनी मांगों में कृषि कानून रद्द करने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की बात के साथ कई अन्य मांगे भी की गईं। इस दौरान लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार के साथ मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव ओमकार नाथ सिंह, संतोष कुमार राय, रामानंद सागर, अवधेश सेठ, प्रीतम सिंह, बबलू सिंह, कन्हैया मोदनवाल, सुनील सिंह, राजबली राम, विनय तिवारी, नरेंद्र दीक्षित, संदीप विश्वकर्मा, शमीम अहमद, साजिद अहमद, कमाल अहमद, पारसनाथ, सीमा भारती, रिंकू चौहान, मुरारी राम, अकबाल अहमद, राम प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बहुत सारे आंदोलनों का दौर शुरू है, पदयात्राएं निकल रही हैं, दिल्ली की दहलीजों पर किसान डटा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा, जिसके कारण आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रशासन के साथ सरकार को भी चेताना पड़ रहा है। ये कब तक चलेगा सर? जब तक किसानों की बात सरकार नहीं मानती है, मैं समझता हूँ किसान जाने वाले नहीं। वो करो या मरो की नीति पर आ गए हैं और अब तक 45 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है इस आंदोलन में, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। हमारा सरकार से आग्रह है, इसे वो कांग्रेस बनाम भाजपा न बनाओ, ये भाजपा बनाम किसान है। आप एक बात बताइए, मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात आप हमको बता दीजिए। अभी तक जितने भी एमएसपी सरकार ने निर्धारित किए थे, जब तक ये कानून पास नहीं हुआ था, तब तक मूल्य जो था गन्ने का या गेहूं का या धान का, जो है 200-250 रुपए कम पे एमएसपी के बाहर बिक जाया करता है। ये कानून जब पास हुआ तो आप बताइए क्या कारण है कि ये
1865 का धान जो है वो 900 में बिका, 1600 का मक्का 800 में बिका। जो पिछले साल हम लोगों ने 1925 रुपए एमएसपी थी गेहूं की और 1800 में बेची थी, इस बार जो कुछ लोगों ने बचा के रखा था वो 1500 में बिका। क्या कारण? और सरकार अगर इस कारण को नहीं रोक पाई तो ये गलती उसकी है। किसान को हर हालत में उन्होंने बेहाल कर दिया। हमारा भी दुर्भाग्य है कि आज हमारे इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे किसान भाई बॉर्डर पे क्या कहते हैं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके सहयोग के लिए, उनके समर्थन के लिए यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं और हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो इसको कांग्रेस बनाम भाजपा न बनाए, किसानों की बात को सुने और उनकी बात को माने।